हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो का अध्याय तीसरा, जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्षणों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें कल के क्लास में अपन ने पढ़े थे मूसला मूल और अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण के बारे में अपन ने पढ़ा। लास्ट हमने पढ़ा था जैव कार्यों के लिए अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण, जिसमें चूसकांग, आर्द्रता ग्राही, श्वसन मूल आदि चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं पौधों को आधार प्रदान करने वाले जड़ें, जो पौधों को क्या करती है, आधार अर्थात तो पौधों को क्या करती है, पौधों को अच्छे से उनको सुरक्षा, उनको खड़ा रखने का कार्य करती है। अर्थात पौधों को आधार प्रदान करने वाली जड़ों के आधार। देखिए, पौधों को आधार प्रदान करने वाली जड़ या मूल, इस आधार पर इनको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक स्तंभ मूल, एक अवस्तंभ मूल और एक है आरोही मूल। एक स्तंभ मूल, एक अवस्तंभ मूल और एक है आरोही मूल। अब क्या होता है इनमें, पढ़ते हैं अपन इनके बारे में। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो स्तंभ मूल होती है वो पौधों की शाखाएं लंबी हो जाने से क्या हो जाते हैं, जैसे बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ में क्या होता है, पौधे की शाखाएं बहुत ही लंबी हो जाती है, लंबी होकर नीचे लटकने लगती है और पौधे का भार इतना बढ़ जाता है कि उस पौधे का तना उस भार को, उस डालियों शाखाओं के भार को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, अर्थात संभाल नहीं पाता, जिससे क्या होता है कि पौधा इधर उधर जाने लगता है, अर्थात वो गिरने की संभावना होती है। तब शाखाओं से निकलने वाली जो जड़ें होती है वो क्या करती हैं, जो नीचे की तरफ आ रही थी, तो बरगद की शाखाओं से जड़ें निकलकर क्या करती है, जमीन के अंदर प्रवेश करती हैं और क्या करती हैं, फिर पौधे को सहारा प्रदान करती है। जैसे अपन इसको डायग्राम के द्वारा देखें तो जैसे ये पौधे का तना है बरगद का, ठीक है, इससे कई सारी शाखाएं निकलती हैं इस तरीके से। अब इसका तना इतना सा, बहुत सारी शाखाएं निकलती है और ऐसे नीचे की तरफ लटकती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला वजन बहुत ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, ये तना होता है वो इस वजन को, इस भार को सहन नहीं कर पाता। तो इस तने को, इस पेड़ को खड़ा रखने के लिए, आधार प्रदान करने के लिए शाखाओं से निकलने वाली जो जड़ें होती है वो जमीन में प्रवेश करके क्या करती है, इस पौधे को सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार से ये जो शाखाएं साइड से होती है वो जमीन में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब स्तंभ मूल में क्या होता है, अब स्तंभ मूल में आधार के, पौधों का जो आधार या स्तंभ के आधार भाग से जड़ें तिरछी निकलकर क्या करती है, पौधों को सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार से ये स्तंभ है, तना है, उसका आधार भाग अर्थात जहां से वो जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहां से, यहां से तिरछी जड़ें निकलती, इस प्रकार से यहां से जड़ें तिरछी निकलती और इसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। जैसे ये किसमें, गेहूं, बाजरा, जवार, बरगद में ये देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और उसके बाद एक और है आरोही मूल, जिसको अपन अच्छे से जानते हैं,
अमर बेल में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, इनका तना, ऐसे पौधे आरोही जो पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ किसी का सहारा लेके चढ़ते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनका तना बहुत ही मुलायम और कोमल होता है, बहुत ही मुलायम और कोमल होता है, ठीक है, जिससे ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। तो सीधे खड़े नहीं रह सकते तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी अन्य पेड़ पौधे या सहारे के चारों तरफ लपेट के या उनको पकड़ के क्या करते हैं, ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, जैसे अमर बेल में अपन देखते हैं। तो ये हमारी 3 कौन सी पौधे को आधार प्रदान करने वाली मूल होती हैं। देखिए इसमें लिखते हैं अपन कुछ क्या होता है, मैं देखें, पौधे की शाखाएं लंबी हो जाने, देखिए इसमें लिखिए, पौधे की शाखाएं लंबी हो जाने पर, पौधे की शाखाएं लंबी हो जाने पर पौधे का तना इसका भार सहन नहीं कर पाता, इसलिए पौधे की शाखाओं से जड़ें निकल कर भूमि में प्रवेश करके पौधे को आधार प्रदान करती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बरगद, ठीक है। तो पौधे की शाखाएं लंबी हो जाने पर पौधे का भार का तना पौधे का भार सहन नहीं कर पाता है। इसको पौधे को आधार प्रदान करने के लिए, सीधा खड़ा रखने के लिए क्या करते हैं, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर जमीन में प्रवेश कर जाती है और आधार प्रदान करती हैं। अगले है पौधों के, अगली जो है अवस्तंभ मूल। इसमें क्या होता है, पौधे के जो तने का जो आधार भाग होता है, ठीक है, उस आधार भाग से तिरछी दिशा में तिरछी जड़ें निकलकर पौधों को आधार प्रदान करती हैं। इसमें तने के आधार भाग से तिरछी जड़ें निकलकर जमीन में प्रवेश करती है तथा पौधे को आधार प्रदान करती है। एग्जाम्पल गेहूं, जवार, बाजरा आदि etc। इसके बाद आरोही मूल में क्या होता है, आरोही मूल में होता है कि इन पौधों की जो तने होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, तो ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे का किसी अन्य चीज का, अन्य पौधे का सहारा लेते हैं, ठीक है, इन्हें अपन आरोही मूल कहते हैं। आरोही पौधे में तना कमजोर होने से
आरोही पौधे में तना कमजोर होने से, आरोही पौधे में तना कमजोर होने से, आरोही पौधे में तना कमजोर होने से पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए आरोही पौधे में तना सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए इनसे अपस्थानिक जड़ें निकलकर किसी उच्च पादप का सहारा लेकर पादप को आधार प्रदान करती है। एग्जाम्पल जैसे अमरबेल, देखिए, तो ये है हमारे पौधों को आधार प्रदान करने वाली जड़ें, जिसमें स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, आरोही मूल आती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए, आगे अपन पढ़ते हैं क्या। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन जड़ों के कार्य के बारे में। जड़ों के कार्य के बारे में, इसके बारे में, जड़ों के कार्य के बारे में। अब देखिए क्या होता है। अब जड़ों का पहला कार्य तो होता है स्थिरीकरण का। इसका स्थिरीकरण यानी आधार प्रदान करने का, तो अभी अपन ने पीछे पढ़ा है। जड़ों का मेन कार्य ज्यादातर पहला और कार्य क्या होता है, पहला कि पौधे को सीधा खड़ा रखने का कार्य, जमीन के अंदर उसको खड़े रखने का कार्य करता है कौन? हमारे जड़ें। ठीक है। दूसरा है अवशोषण का कार्य। अगर ये जड़ें नहीं होती तो पौधे का स्थिरीकरण सीधा खड़ा ही नहीं रह सकता। ठीक है। आप ये लो, जैसे यही पौधा है, इसको अपन यहां पर खड़ा कर बिना जड़ का, ये कितनी देर खड़ा रहेगा? जब तक हवा नहीं आएगी तब तक ये खड़ा रह जाएगा। लेकिन जड़ें होगी तो क्या होगी, जड़ें जमीन के अंदर जाएगी और उसको अच्छे तरीके से जमीन से पकड़े रखेगी। जिससे आंधी तूफान कितने भी कुछ भी आते हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं, बारिश आती हैं, तब ये पौधे सीधे खड़े रहते हैं। अर्थात स्थिर रखने का, एक जगह स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? इनमें जड़ें करती है। दूसरा कार्य होता है अवशोषण का। अवशोषण का कार्य मतलब जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, उसके बाद खनिज लवण पाए जाते हैं। इन पानी खनिज लवणों का जो कार्य, इनको ग्रहण करने का, इनको सोखने का कार्य, इनको पौधे की पत्तियों के लिए उपयोगी है, इसलिए इनको पौधे के अंदर लेने का कार्य कहां से होता है? जड़ों के द्वारा होता है। दूसरा है संवहन, तीसरा है
इसका कार्य है संवहन। संवहन कैसे होता है, अर्थात जो भी पानी लिया, ठीक है, अर्थात ये देखिए, ये जड़ है एक यहाँ, ये जड़ है यहाँ, ठीक है। अब ये मिट्टी के अंदर यहाँ इसके मूल रोम है, मूल रोम के द्वारा क्या लिया जाता है, पानी सोखा जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से इन मूल रोम के द्वारा क्या हो गया, पानी की बूंद, खनिज लवणों की जो बूंद है वो पौधे के अंदर, जड़ों के अंदर प्रवेश कर गई, और पौधे का जो वायवीय भाग, पत्ती तो यहाँ है पूरी, यहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे, यहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे, तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए का कार्य जड़ों का होता है, अर्थात जड़ें पहले किसको देती है, यहाँ से लेकर तने को देती है, और तना क्या करता है आगे फिर पूरा पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ से ग्रहण करने का तने तक भी तो ले जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नलिकाएं होती है, जड़ों के अंदर भी क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, जो क्या करती है, इनके द्वारा ग्रहण की गई जल, खनिज, लवणों को क्या करती है, तने तक, स्तंभ तक पहुंचाने का कार्य करती है, और ये संवहन तंत्र कहलाती है, ये क्रिया संवहन कहलाती है, ठीक है। अगला है खाद्य संचय। अपन ने इतना अब जड़ों के बारे में पढ़ा है, तो उसके कार्य तो अपन जितना पढ़ा है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। स्त्रीकरण, अवशोषण, चूसने का कार्य, संवहन का कार्य, चौथा है खाद्य संचय। ये कहां से आया है, ये हमारे जड़ों के रूपांतरण से आया है। कई सारी जड़ें क्या करती हैं, खाद्य संचय का कार्य करती है, अर्थात खाने को संग्रह रखने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कंदील रूपी जड़ें, ठीक है। इन सब जड़ों के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है, जो क्या करती है, खाने का संग्रह करके फूल जाती है। तो खाने को संग्रह, इकट्ठा करने का कार्य भी कौन करती है, हमारी जड़ें करती हैं। फिर है यांत्रिक आधार प्रदान करना, एक तो स्थिरीकरण हो गया, फिर ये भी लगभग वही चीज है, यांत्रिक आधार प्रदान करना। अब यांत्रिक आधार प्रदान करना अर्थात क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यांत्रिक रूप से पौधे को आधार प्रदान करना, जैसे स्थिरीकरण, तो पौधे को अंदर एक जगह स्थिर रखने का कार्य, इनको आधार प्रदान करने का, जैसे अभी अपन ने पढ़ा आरोही जड़ों के बारे में, आरोही मूल के बारे में, जो क्या करती है, पौधे को ऊपर ले जाने का कार्य करती है, आधार प्रदान करने का कार्य करती है, आरोही, स्तंभ और अवस्तंभ जड़ों के बारे में, ठीक है। तो जड़ों का एक कार्य क्या होता है, यांत्रिक आधार प्रदान करना। फिर कई सारे शरीर कार्य के जैव, शरीर कार्य की हम जैव क्रियाओं को संपादित करना। छठा है शरीर कार्य एवं जैव क्रियाओं को संपादित करना। क्या करना, संपादित करना। जैसे अब आप बोलोगे जैव कार्य कैसे है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, अधिपादपों में जैसे होता है, ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे क्या करते हैं, अन्य पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनसे अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इनमें जड़ें, कई जड़ें ऐसी होती है जो हरे कलर की होती है, जो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और अपना भोजन स्वयं बनाती है। दूसरा श्वसन, कई पौधे, अब इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा है, जिसमें क्या करते हैं, पौधे की जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं, कई दलदली भूमि से बाहर निकलकर, ठीक है, श्वसन का कार्य करती है, न्यूमेटोफोर जड़ें जिन्हें अपन कहते हैं। और कई चूसकांग का, जो अपन ने कल पढ़ा, चूसकांग कार्य भी करती हैं, अर्थात भोजन को चूसने का कार्य भी करती हैं। फिर है कायिक जनन। सातवां जड़ का कार्य होता है कायिक जनन। कायिक जनन क्या? कायिक जनन का मतलब कई प्रकार की पौधों की जड़ें होती है जो क्या करती हैं,
जड़ों को उन पौधों से अलग कर लिया जाए और जमीन में कहीं और जगह पर बो दिया जाए तो क्या हो जाता है, इससे एक नया पादप उग जाता है। तो ये कायिक जनन में कार्य करती है। तो ये थे हमारे जड़ों के कार्य, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब अपन यहाँ पर हमारे पत्ती का जो था, सॉरी जड़ का था, वो सारा समाप्त होता है। जड़ों के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, ठीक है, पर्ण या पत्ती की आकारिकी के बारे में। अब ये पत्ती क्या होती है, स्तंभ या शाखा के एक पतली पार्श्व, पतली और फैली हुई पार्श्व अतिवृद्धि होती है। देखिए पत्ती या पर्ण या पति, पति नहीं है, पत्ती के आकार की देख पर्ण, पर्ण स्तंभ या शाखा की, पर्ण स्तंभ या शाखा की एक पतली, एक पतली चपटी और फैली हुई पार्श्व अति वृद्धि है। पार्श्व अति वृद्धि होती है, अर्थात साइड की तरफ निकलने वाली, जैसे ये तना है, कई तो तने पर निकलती इस प्रकार से पत्ती, ठीक है। कई इनकी जो शाखाएं होती इन शाखाओं पर निकलती है इस प्रकार से। तो ये तो होती है हमारी पत्ती के बारे में जो पहली बात है। ये पार्श्व होता है, पार्श्व का मतलब साइड की तरफ, तना सीधा होता है, इस तने के ऐसा नहीं तने की दिशा में ही नहीं, तने के पार्श्व साइड की तरफ। अब पत्तियों के कुछ भाग हैं, पत्ती के कुछ भाग होते हैं, जैसे पत्ती के क्या क्या भाग पढ़ते हैं अपन। देखिए ये पत्ती मान लो, आधार भाग इसका, पत्तियों के मुख्य रूप से तो तीन भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवंत और पर्णफलक। तीन ही भाग होते हैं मुख्य रूप से, तो बाकी इसके और कई सारे भाग होते हैं। देखिए ये तो हो गया अपने पौधे का तना, ये तो हो गया पौधे का तना, ठीक है। पौधे के तने ये है पूरा पर्णवृंत, क्या होता है पर्णवृंत, इसको बोलते हैं पर्णवृंत, इसको बोलते हैं पर्ण शिखाग्र, अर्थात ये शीर्ष पर पाया जाता है, इसके शिखाग्र। पर्णवृंत अर्थात पौधे को, पत्ती को तने से जोड़ने का जो कार्य करता है, ठीक है। पर्णाधार जिसे अपन कहते हैं, पर्णाधार से, पर्णाधार ये पर्णाधार, ये जो स्थान है जहां से पत्ती का जो पर्णवृंत निकलता है उसे अपन पर्णाधार कहते हैं, उसे पर्णाधार कहा जाता है। फिर आगे देखिए, ये इसके बीच की जो यहाँ पर्णवृंत से जुड़ी हुई एक रेखा की तरह हमें दिख रही है, इसका नाम है मध्य सिरा। इसे क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। और फिर ये जो पूरा चपटा सा भाग होता है वो कहलाता है पर्णफलक, पर्णफलक या
पर्णफलक, पर्णफलक। फिर इसके चारों तरफ के जो ये किनारे वाला भाग होता है इसे पर्णकोर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पर्णकोर कहा जाता है। तो ये पत्तियों के कुछ मुख्य भाग है, लेकिन पर्ण के जो विभिन्न मुख्य भाग है वो होते हैं, एक तो पर्णाधार पौधे का जहां से पत्ती शुरू होती है, दूसरा है पर्णवृंत जो आधार को किससे जोड़ती है? पर्णफलक से जोड़ने का कार्य करती है। ये तीन भाग में होते हैं ज्यादातर, ठीक है, प्रत्येक पत्ती में काम के होते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं अपन पौधे के विभिन्न भाग। पर्ण के तीन भाग होते हैं। देखिए पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा होता है पर्णफलक। ये तीन चीजें इसके मुख्य भाग है जिनके बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए पहला है पर्णाधार। पर्णाधार जहां से पत्ती का, यह पत्ती का वह भाग है जो पर्व संधि से जुड़ा होता है। पर्व संधि का मतलब जो शाखा अपन बोल सकते हैं या तनी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो दो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इनको अपन अनुपर्ण कहते हैं। इनको अपन अनुपर्ण कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? अनुपर्ण कहते हैं। पहला इसमें आधार भाग पर्णाधार, पर्णाधार पत्ती का वह भाग, पत्ती का वह भाग जो पर्व संधि से जुड़ा होता है। पहली चीज तो ये पत्ती का वह भाग जो किससे जुड़ा होता है? हमारा पर्व संधि से जुड़ा होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा ये वाला भाग जो आधार कहलाता है। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में पर्णाधार फैलकर चौड़ा हो जाता है। इनका जो पर्णाधार हो जाता है वो फैलकर चौड़ा हो जाता है और तने को पर्व को घेरे रहता है। इन्हें पर्ण आच्छद कहते हैं। देखिए एक बीजपत्री पादपों में पर्णाधार फैलकर चौड़ा हो जाता है तथा तने को घेरे रहता है। इसे पर्ण आच्छद कहते हैं। इसे पर्ण आच्छद कहते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल, जैसे जो, मक्का आदि। एग्जाम्पल जैसे जो, मक्का आदि। अब इनमें क्या होता है? जो पर्णाधार होता है वो शाखाओं के ऐसे तने के या शाखा के चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रकार से बिल्कुल लपटा हुआ रहता है, ठीक है। इसे अपन पर्ण आच्छद कहते हैं। ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है? द्विबीजपत्री पादपों में पर्णाधार से दो छोटी छोटी क्या रखती है? पार्श्व अतिवृत्तियां निकलती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, साइड की तरफ क्या निकलती है? पार्श्व अतिवृत्तियां निकलती है।
द्विबीजपत्री पादपों में पर्णधार से दो छोटी छोटी पार्श्व अर्थात साइड की तरफ पार्श्व अति वृत्तियां निकलती हैं जिसे अनुपर्ण कहते, इसे क्या कहते हैं? इसे अनुपर्ण कहते हैं। देख, अर्थात ये जो पार्श्व में इस पर्णाधार से दो पार्श्व में अतिवृत्तियां निकलती हैं, इसे अनुपर्ण कहते हैं। अब जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाए जाते हैं उन्हें अनुपर्णी, तथा जिनमें ये अनुपर्ण नहीं पाए जाते उन्हें अनअनुपर्णी कहते हैं। अनअनुपर्णी या अनानुपर्णी कहते हैं। तो देखिए, जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाए जाते हैं उन्हें अनुपर्णी तथा जिन पत्तियों में अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अनअनुपर्णी पादप कहते हैं। उन्हें अनअनुपर्णी पादप कहते हैं। अब अनुपर्ण के प्रकार, ये अनुपर्ण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अनुपर्ण के प्रकार के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। देखिए, अनुपर्ण के कई सारे प्रकार होते हैं। इसका ये छोटा सा हेडिंग तो नहीं है, अपन इसके अंदर एक टॉपिक है अनुपर्ण के प्रकार। अनुपर्ण के प्रकार अपन देखिए, पहला है अलग्न पार्श्व अनुपर्ण। अलग्न पार्श्व अनुपर्ण। देखिए इसमें क्या होता है। पहला है अनुलग्न पार्श्व अनुपर्ण। अनुलग्न पार्श्व अनुपर्ण में क्या होता है? इसमें जो अनुपर्ण होता है वो छोटा, संकरा और पतला होता है। इसमें अनुपर्ण छोटा, एकदम छोटा होगा, संकरा सिकुड़ा हुआ होगा, पतला व हरा होता है। ये तीन गुण होते हैं। इसमें जो अनुपर्ण होंगे वो इस प्रकार से, ये पत्ती निकली है, यहाँ से पर्णाधार है, इस पर्णाधार के पास में से बिल्कुल बारीक, छोटा, पतला और संकरा, कलर इसका हरा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है संलग्न। अब संलग्न अनुपर्ण में क्या होता है? संलग्न अनुपर्ण ये
अनुपर्ण पर्ण वृंत से कुछ दूरी तक जुड़े रहते हैं, कुछ दूरी तक जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से जैसे ये हमारा पर्ण वृंत है, इस पर्ण वृंत जो आधार भाग से निकल रहा है, तो संलग्न अनुपर्ण क्या होते हैं, कुछ दूरी तक, यहां जैसे ये दो अनुपर्ण इसके निकल रहे हैं तो ये कुछ दूरी तक तो इससे ऐसे जुड़े रहेंगे और बाद में जाकर क्या होंगे, अलग होंगे। फिर है पर्णिल। अगला है पर्णिल, तीसरा अनुपर्ण है पर्णिल। नाम से ही पता चल रहा है पर्णिल का मतलब ये पत्ती की तरह, तो ये बड़े चौड़े और पत्ती जैसे होते हैं। ये क्या होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं। संलग्न तो इस प्रकार से यहां से अनुपर्ण निकले तो थोड़ी देर तक क्या रहेंगे, इनके साथ में चिपके हुए रहेंगे और बाद में जाकर वो क्या होंगे, अलग होंगे, थोड़ा सा दूर हटेंगे। अब ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। ये अनुपर्ण क्या होते हैं, बड़े होते हैं और पत्ती की तरह हमें दिखाई देते हैं। अगला है सल्की। सल्की अनुपर्ण में क्या होता है, पर्ण, सल्की, सल्के में क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, पर्ण हरित रहित होते हैं, पर्ण हरित रहित, अर्थात हरे कलर के तो नहीं होते, तो फिर अलग कोई कलर पाया जाता है इनमें। रंगीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एक तो आकार में छोटे होते हैं, शुष्क यानी सूखे हुए होते हैं, और झिल्ली, शुष्क झिल्ली सदृश, शुष्क झिल्ली सदृश, अर्थात शुष्क झिल्ली की तरह दिखने वाले होते हैं। कैसे होते हैं सल्की, तो रंगीन, पर्ण हरित रहित होते हैं, अर्थात ये हरे रंग के तो नहीं होते हैं, रंगीन होते हैं, दूसरे कलर के, छोटे होते हैं आकार में, शुष्क झिल्ली रहित होते हैं, झिल्ली जैसे होते हैं। फिर है प्रतानी अनुपर्ण, पांचवा प्रतानी अनुपर्ण। प्रतानी अनुपर्ण में क्या होता है, देखिए प्रतानी अनुपर्ण में क्या होते हैं, ये पतले हरे और धागे जैसे होते हैं, पतले हरे धागे जैसे, अर्थात ये इसका आधार भाग, इससे ये पत्ती निकली, इसके अनुपर्ण जो निकलेंगे वो इस प्रकार से धागे की तरह होंगे, जो इसकी साइड में फैले हुए रहेंगे, ये अनुपर्ण ऐसे होते हैं। फिर है अनुपर्ण शूल। अनुपर्ण का छठा प्रकार है अनुपर्ण शूल। शूल का मतलब क्या होता है, कांटा जैसा, अर्थात ये जो अनुपर्ण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं, कांटे की तरह यहां से निकले हुए होते हैं, शूल या कांटे जैसे। कैसे होते हैं ये, शूल या कांटे जैसे, ये होते हैं हमारे अनुपर्ण के बारे में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है आज। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अनुपर्ण के प्रकार हमने पढ़े। आज अपने आधार देने वाली जो जड़ों के बारे में पढ़ा, जड़ों के विभिन्न कार्यों के बारे में अपन ने पढ़ा है। फिर पत्ती के बारे में पता, पत्ती की संरचना जो अपन ने शुरू की, और उसके बाद अपन ने पढ़ा पर्णाधार शुरू किया था। पर्णाधार में अपन ने अनुपर्ण के बारे में पढ़ा है कि अनुपर्ण क्या होता है, ठीक है। अनुपर्ण क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा, और अनुपर्ण के प्रकार अपन ने पढ़े, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप इसका। तो
ये हमने आज पढ़ा है और बहुत ही लंबा ये अध्याय है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको, इसलिए अपन इसको थोड़ा आराम से और अच्छे से समझ कर पढ़ रहे हैं। तो आप भी इस पर अच्छे से ध्यान दें ताकि आने वाले समय में अपन को इस अध्याय को वापस पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि ये जो अपन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें तो आपको जब तक आप जियोगे, जब तक आप इस फील्ड में रहोगे, जॉब में रहोगे, कहीं भी रहोगे, इसको पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे तो ये चीज़ आनी ही आनी है आपके पास। तो हमें अभी से इस पर बढ़िया सी पकड़ बना लेनी चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में जिसमें अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट।